सो वी हैव completed the theory part of NLM। तो अब हम लोग SCV के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसको मैंने दो पार्ट में रखा है। तो बेसिकली पार्ट 1 में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीधे। तो पहले ऑब्जेक्टिव 1 ले लेते हैं। जो जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बॉडी ऑफ वेट W1 is suspended from a ceiling of a room through a chain of weight W2. The ceiling pulls the chain by a force। ये कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ये सीलिंग है, इससे एक चेन है हैंग और इससे एक मास लगा है, ठीक है। इसका वेट W1 है और चेन का वेट W2 है। तो सीलिंग कितना टेंशन यहाँ पे है, किस फोर्स से सीलिंग इसको खींच रही होगी, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इस चेन में जो टेंशन होगा T, उसको मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ ब्लैक से। तो चेन सीलिंग को T टेंशन से खींचेगी, इसी T टेंशन से ये W1 को भी खींचेगी, ठीक है। अब क्योंकि इस चेन का यहाँ पर T1 होगा, यहाँ पर कुछ अलग T2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका चेन का वेट है। अभी तक हम लोग मासलेस अपने कोर्स में पढ़े थे तो यूनिफॉर्म होता था टेंशन, इसमें ऐसा नहीं है। तो जो सीलिंग के पास है जो टेंशन वो T1 होगा, ठीक है। और क्योंकि ये टेंशन से चेन सीलिंग को खींच रही है तो सीलिंग भी पूरे सिस्टम को, इस चेन को T1 से ही अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे बोलो तो इस पे भी ऊपर की तरफ T1 लगेगा, ठीक। अब ये T1 क्या होगा? तो T1 इस पॉइंट पे यही होगा जो पूरा वेट इसकी कंबाइंड FBD। अब बना दो यहाँ से, ठीक है। तो T1 हो जाएगा आपका W1 प्लस W2, ठीक है। जहाँ पे आपको टेंशन निकालना है उसके नीचे का पूरा वेट ले लो आप। तो इसका आंसर C पार्ट हो जाएगा बहुत ही इजीली, ठीक है। अगर आपसे इस पॉइंट का टेंशन पूछता तो इस पॉइंट के नीचे की FBD बना लो W1। तो T2 की वैल्यू अगर आपसे पूछता तो वो हो जाती W1, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इसका मैंने फिगर HCV से ही ले लिया है। ये थोड़ा सा ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, जब ये हॉर्स कार्ट को खींचता है F1 फोर्स से, ठीक है। द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स। आपको पता होगा कि हॉर्स इस कार्ट पे F1 आगे की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है, खींचने के लिए। तो बाई थर्ड लॉ से ये कार्ट जो है इस पे F2 फोर्स पीछे की तरफ लगाता है, फिर भी ये सिस्टम आगे बढ़ता है क्योंकि हॉर्स ग्राउंड को पुश कर रहा होता है नीचे की तरफ। तो ग्राउंड भी हॉर्स पे एक P फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, ऊपर और आगे की तरफ, ठीक है। तो जिसका एक कंपोनेंट हमें ये स्मॉल f मिलता है, ये वाला, ठीक है। और इसी से हॉर्स आपका आगे जाता है। तो ये वो फोर्स होगा जो ग्राउंड लगा रही है हॉर्स पे। तो ग्राउंड ऑन द हॉर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं अ कार एक्सिलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय। अच्छा, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी फ्रिक्शन की बात नहीं हुई है, तो ये मोस्टली आपको फ्रिक्शन में कवर होगा कि ये जो F वाला फोर्स है ये ग्राउंड फ्रिक्शन के फॉर्म में हॉर्स पे लगाती है। एक ये नॉर्मल ऐसे लगाएगी और एक ये फ्रिक्शन ऐसे लगाएगी। फ्रिक्शन आगे इसलिए लगाएगी क्योंकि हॉर्स का पैर पीछे की तरफ ग्राउंड को पुश करेगा इस तरह से, ठीक है। ये फ्रिक्शन में हम लोग डिटेल में समझेंगे। सिमिलरली जो ये कार्ट है ये आगे की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी होगी इसकी। तो ग्राउंड इस पे एक तो नॉर्मल लगाएगा ऊपर, ठीक है, और एक पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स F डैश लगाएगा। तो उसका रिजल्टेंट ये Q की तरह शो हुआ है। अगेन इस पे फ्रिक्शन पीछे इसलिए लगेगा क्योंकि इसके स्लिप करने की टेंडेंसी आगे की तरफ होगी, ठीक है। तो ये आगे के लेक्चर्स में डिस्कस होगा कैसे ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। बट अभी के लिए आप समझिए कि इस पे एक Q फोर्स लगता है और इस पे एक P फोर्स लगता है। इस P फोर्स का जो फॉरवर्ड कंपोनेंट फ्रिक्शन कंपोनेंट होता है वही इस हॉर्स को आगे ले जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाई। अब आपको पता होना चाहिए, ये भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्यों डाला इन्होंने, कि कार जो रोड पे चलती है वो फ्रिक्शन की वजह से चलती है, राइट। उसको फॉरवर्ड मोशन फ्रिक्शन की वजह से होता है और रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए कि रोड जो फ्रिक्शन लगाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, इसका ब्लॉक का मास 10 kg है, इज सस्पेंडेड थ्रू टू लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस, मतलब इसका कोई वेट नहीं है और इसका भी कोई वेट नहीं है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। फिर ये चार ऑप्शंस दे देते हैं कि बोथ द स्केल्स फिर इतना, बोथ स्केल्स फिर इतना इतना इतना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जिस स्केल की भी, जहाँ पे भी टेंशन निकालना होता है वही उस स्केल की रीडिंग होगी, ठीक है। तो इस स्केल में सपोज करो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, तो अपर स्केल की रीडिंग होगी T1, अपर स्केल रीडिंग T1 होगी। अब T1 की वैल्यू निकालने के लिए T1 की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, इसके नीचे की पूरी एफबीडी बना लीजिए आप, ये पूरी एफबीडी। तो क्योंकि इसका वेट नहीं है तो बचा सिर्फ 10 kg वाला, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 10 g, ठीक है। जी को अगर 10 ले लें तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। अच्छा, लोअर स्केल की वैल्यू क्या होगी, T2 की टेंशन के वैल्यू के बराबर होगी। अब T2 क्या है, T2 आपका लोअर स्केल रीडिंग, ये तो आपको वैसे देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, इसकी वैल्यू वही आएगी। T2 की वैल्यू, T2 के नीचे का एफबीडी बना लीजिए, तो वो भी 10 kg ही है सिर्फ, तो ये भी 10 g हो जाएगा एंड दैट इज 100 न्यूटन। तो दोनों स्केल में सेम रीडिंग आएगी, ठीक है, बोथ स्केल्स विल रीड 10 kg, ठीक। ये kg वेट में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप चाहे इसको 10 g लिखो चाहे 10 kg वेट लिखो, बात बराबर है। ओके, a block of mass m1, a block of mass m is placed on smooth inclined plane of inclination theta with horizontal। तो कुछ ऐसा फिगर बना लेते हैं इसका, ये थीटा है और इस पे ब्लॉक यूं रखा हुआ है, ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है मतलब फ्रिक्शन कोई नहीं है। द फोर्स एक्सर्टेड बाई प्लेन ऑन द ब्लॉक, अच्छा प्लेन इस पे कौन सा फोर्स लगाता है, प्लेन इस पे नॉर्मल लगाता है, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं यहाँ तो सिर्फ एक और एक नॉर्मल लगाएगा यहाँ पे। तो इसी नॉर्मल की वैल्यू पूछ रहे हैं ये तो हम लोग अभी तक पढ़ते ही आएंगे। इनकी वैल्यू कितनी आती थी, mg cos थीटा, है ना, mg लगता था इधर, इसका एक mg cos थीटा हो जाता था, ये एंगल थीटा एंड दिस वाज mg sin थीटा। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, mg cos थीटा हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ये तो सेम ही क्वेश्चन है क्या। द होल सिस्टम इज एक्सिलरेट, नहीं अलग चेंज किया इसमें, द होल सिस्टम इज एक्सिलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। ओ नाइस, इसको कह रहे हैं कि पूरे वेज को ऐसा हॉरिजॉन्टली एक्सिलरेट कर रहे हैं कि ब्लॉक उस पर स्लिप नहीं होता और अभी भी ये फ्रिक्शनलेस दिया हुआ है। द फोर्स एक्सर्टेड बाई वेज ऑन द ब्लॉक हैज़ अ मैग्नीट्यूड। अब इस बार नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फिर से पूछ रहे हैं, तो इस बार ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो देखते हैं फिर से बना के। दिस इज योर थीटा, ये हमारा मास है, ठीक है। तो इस पे तो एक नॉर्मल लग रहा है और ये आपका mg लगेगा, तो mg का कंपोनेंट कर लो, mg cos ऑफ थीटा
mg साइन ऑफ थीटा। तो अगर सिर्फ इतना दिया होता, ठीक है, क्योंकि ये स्मूथ है सरफेस, तब तो ये mg साइन थीटा के कारण ये स्लाइड होने लगता। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिस्टम को, इस वेज को एक्सेलरेट करना है कुछ यूं ताकि ये इस पर स्लिप ना हो, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में स्लिप ना हो। तो ये किधर जा रहा है? सूडो फोर्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि वेज किधर की तरफ ट्रांसलेट करेंगे। देखो आपको क्या करना है, वेज पे बैठ के इसको ऑब्जर्व करना है, तभी तो इस पर आप देखो कि स्लिप कर रहा है कि नहीं। तो अल्टीमेटली इस पे बैठ के करना है। अब अगर इस पे बैठ के करना है ऑब्जर्व, तो सम फोर्स हैज टू बैलेंस दिस mg साइन थीटा, है ना, सम फोर्स हैज टू बैलेंस दिस mg साइन थीटा। तो अब ऑप्शन 2 होता है, या तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कर रहे हैं हम लोग। अगर इधर होगी सूडो फोर्स की डायरेक्शन, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ। तो ये हम, इससे हमारा काम बन जाएगा। अगर सूडो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, है ना, तो एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। इससे क्या होगा, और सिचुएशन और वर्स हो जाएगी, ये तो और नीचे चला जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा एक्सेलरेट करना है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा एक्सेलरेट करना है कि सूडो फोर्स की डायरेक्शन यूं आए। तो यूं कब आएगी? जब आपका एक्सेलरेशन सिस्टम का लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, ये ए नॉट से कुछ इधर जा रहा होगा, ठीक। अब इस पे ये फोर्स एक लग जाएगा एम ए नॉट, उसको मैं ग्रीन कलर से शो करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा m टाइम्स ए नॉट का एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक। अब एम ए नॉट का कंपोनेंट कर लो, ये आपका थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। तो इधर आ जाएगा एम ए नॉट, दिस इज कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एम ए नॉट साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब क्योंकि ये रेस्ट पे होगा, ठीक है, होल्स सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, तो ये रेस्ट पे है, तो इसकी आप इक्वेशंस लिख लीजिए। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में लिखिए, इसको मान लिया मैंने x और इसको मान लिया मैंने y। तो समेशन एफ वाई को 0 कर दो, तो आएगा n की वैल्यू mg cos थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा, यही आपको निकालना है। क्वेश्चन में यही पूछा है, नॉर्मल की वैल्यू, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर मैं समेशन एफ एक्स की वैल्यू 0 करूँगा, तो इससे मिलेगा एम जी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट कॉस ऑफ थीटा। तो एम ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी एम जी टेन थीटा, और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी टेन थीटा साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो n की वैल्यू आएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आप एलसीएम ले लें कॉस थीटा, तो ये बनेगा एम जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा। नाउ यू नो द आंसर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इससे यहाँ आया, फिर इससे यहाँ आया, इससे यहाँ आया, और इससे इधर आ जाएगा। n की वैल्यू हो जाएगी एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप फिर से खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बस इसमें जो ट्रिक थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो बेसिकली आपको खुद डिसाइड करना होगा कि वेज का एक्सेलरेशन किधर लें कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे इस पर। तो आपको एक्सेलरेशन ऐसा लेना होगा कि सूडो फोर्स का कंपोनेंट इस एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर दे। तो इसका आंसर एम जी बाई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है।
नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल. ये बकवास क्वेश्चन है यार, कुछ चेंज नहीं होगा तो वही पड़ा रहेगा. 3 rigid rods are joined to form an equilateral triangle ABC of side 1 meter. ठीक है. 3 particles carrying charges are attached to the vertices. The whole system is at rest. Rest पे है. In an inertial frame, the resultant force on charged particle at A has the magnitude. देखो ये सब वर्ड्स प्ले वाले क्वेश्चन है. इसमें ऑलरेडी आपको दिया है कि सिस्टम रेस्ट पे है, तो अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो ही होगा, है ना. आपको कंफ्यूज ये कर रहे हैं कि चार्जेस दे रखे हैं. ऑब्वियसली वो चार्ज वाली फोर्स जो है बैलेंस हो जाएगी, यहाँ से कोई रिएक्शन निकल रहा होगा इस जहाँ से अटैच है, क्योंकि देखो आर अटैच किया है वर्टिसेस पे, तो ऑब्वियसली वर्टिसेस कोई नॉर्मल या फोर्स लगा रहे होंगे जो इस चार्ज फोर्स को, कूलम फोर्स को बैलेंस करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे जब सिस्टम में ऐसे लिख दिया कि पार्टिकल रेस्ट पे है, तो इसका ऑब्वियसली मतलब है नेट फोर्स जीरो होगा. रेस्ट का मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो. कूलम फोर्स will be balanced by reaction at vertices. ठीक है, जिस वर्टिसेस से अटैच हैं वहाँ पे जो कोई नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा होगा जो इस कूलम फोर्स को बैलेंस करेगा. ठीक है, तो ये बेकार क्वेश्चन है. फिर पूछते हैं 9वें क्वेश्चन में, a force F1 acts on a particle so as to accelerate it from rest to velocity v. Force F1 is then replaced by F2 which decelerates it to rest. तो F1 may be equal to F2. देखो इसमें टाइम नहीं दिया है कि कितने टाइम में उसको v पहुंचा रहे हैं और कितने टाइम में उसको फिर v से रेस्ट पे ला रहे हैं, तो ये तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 तो गलत हो गया. ठीक है, जरूरी नहीं है, टाइम नहीं पता आपको. F1 में बी इक्वल टू F2. ठीक है, ये हो सकता है. मस्ट बी अनइक्वल, ये भी गलत है. इक्वल हो सकता है कब? व्हेन T1 इज इक्वल टू T2, तभी तो जाते टाइम का एक्सेलरेशन और वापस जीरो आने का भी डिसेलरेशन सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज. ठीक है, ओके. Two objects A and B are thrown upward simultaneously with same speed. The mass of A is greater than mass of B. Suppose the air exerts a constant and equal force of resistance on two bodies. Okay. Two objects A and B are thrown upward simultaneously. A और B को simultaneously फेंका जाता है ऊपर. ठीक है. The mass of A is greater than mass of B. MA आपकी वैल्यू greater than MB दिया है. सपोज एयर एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट एंड इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. क्योंकि ये ऊपर जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस फोर्स एफ आर जो है दोनों पे सेम लग रहा है. ठीक है, उसके बाद इनका एम जी भी लग रहा होगा. दिस इज एम ए जी एंड दिस इज एम बी जी. ठीक है, तो दोनों पे नेट फोर्स नीचे की तरफ है, तो किसी V1 V से दोनों को भेजा गया, सेम स्पीड से थ्रो किया गया. अच्छा, इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ क्या होगा? एफ आर प्लस एम ए जी बाई, इसको कैपिटल लिया तो कैपिटल ले लेते हैं, बाई एम ए. ये हो जाएगा जी प्लस एफ आर बाई एम ए. ये नीचे की तरफ होगा, है ना, जा ऊपर रहा है. एक्सेलरेशन ऑफ ए है. एक्सेलरेशन ऑफ बी कैसे लिखोगे? सिमिलरली जी प्लस एफ आर अपॉन एम बी, ये भी नीचे की तरफ होगा. तो अब बड़ा सिंपल हो गया ये. आपको पता है कि एम ए ग्रेटर देन एम बी है, तो अगर एम ए इज ग्रेटर देन एम बी तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है ये एफ आर बाई एम ए आपका हो जाएगा लेस देन एफ आर बाई एम बी.
तो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए कम हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी से। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मतलब ए का जो डेसिलरेशन है वो कम होगा, ठीक है, और बी का डेसिलरेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब ए ज़्यादा हाइट पे जाएगा, है ना, इम्प्लाइज डेसिलरेशन ऑफ ए इज लेस देन ऑफ बी, ठीक है। तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी ए की, इसका मतलब ये ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकता है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। A smooth wedge A is fitted in a chamber hanging from fixed ceiling near the earth's surface. Okay. कुछ यूं बनेगा I guess. ये सीलिंग को हैंग कर दिया गया कहीं से और इसमें एक वेज प्लेस कर दिया है थीटा पे। ब्लॉक बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द वेज, ब्लॉक बी भी प्लेस किया है भाई, चलो प्लेस कर दो, ठीक है। ब्लॉक बी placed on top of the wedge takes time t to slide down the length of the wedge. If the block is placed at top of the wedge and the cable supporting the chamber is broken, ये आपका टूट गया, ठीक है। At the same instant the block will, क्या होगा ब्लॉक का, अच्छा देखो जैसे ये ब्रेक होगा ऑब्वियसली ये जी से फॉल करेगा। अब आप यहाँ पे बैठ जाओ, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है कि अब जब इसको आप ऑब्जर्व करोगे बी को, तो बी पे ध्यान रहे आप अभी इसी में बैठे हो, ठीक है, यहाँ बैठे हो आप इसमें, तो इसका एक वेट mg लग रहा होगा और एक सूडो फोर्स आ जाएगा, वो भी mg होगा क्योंकि ये g के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक। यहाँ का एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन 0 आ गया आपका, देख लो किसी का कंपोनेंट ही नहीं है, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, ये mg इससे बैलेंस हो जाएगा, तो बस एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि पहले जो mg साइन थीटा आता था वो ऊपर वाले mg से बैलेंस हो गया, तो इसमें आप लिख लीजिए नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि mg जो नीचे होता था जिसका कंपोनेंट हम लोग mg साइन थीटा निकालते थे, वो mg को बैलेंस कर दिया सूडो फोर्स mg, दिस इज योर सूडो फोर्स। क्यों सूडो फोर्स लग रहा है? क्योंकि सिस्टम पूरा जी से गिर रहा है। अब सिस्टम पूरा जी से गिर रहा है, आप सिस्टम पे बैठ गए तो इस जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर एक सूडो फोर्स लगाओगे उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के, तो मैंने mg ऊपर लगा दिया, तो ये mg कट गया, तो बस आपका यूं फिगर बन जाएगा कि इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। अब इधर आपका F0 हो गया, इधर F0 हो गया, तो ये वहीं पड़ा रहेगा, रिमेन एट द टॉप ऑफ वेज, ठीक है। फिर कह रहे हैं इन एन इमेजिनरी और एटमॉस्फेयर द एयर एक्सर्ट्स अ स्मॉल फोर्स F ऑन एनी पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है एटमॉस्फेयर। पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, प्रोजेक्टाइल टाइप का है कुछ ये, ठीक है, टेक्स अ टाइम t1 इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, t1 का टाइम लेता है, एंड t2 इन रिटर्न, ठीक है, आपको t1 t2 में रिलेशन बताना है। अच्छा जाते समय, तो इसमें तो आप नॉर्मली कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो, जाते समय एटमॉस्फेयर इस पे F फोर्स ऊपर लगा रहा होगा और वेट नीचे लग रहा होगा, लौटते समय F फोर्स भी नीचे mg भी नीचे, क्योंकि देखो F फोर्स लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन, तो जाते समय ऊपर जा रहा था तो F ऊपर लगा, लौटते समय F नीचे आ रहा था तो नीचे लगा, तो ऑब्वियसली इधर देखो आप दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो इधर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, A2 इसको बोल दो A2 की डायरेक्शन इधर,
A1 की डायरेक्शन ऊपर मान लो, तो मैग्नीट्यूड A2 जो है वो ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड A1 से, तो लौटने में ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो T2 आपका लेस देन T1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। ठीक है, कॉइन को खड़े खड़े ड्रॉप कर देता है। द कॉइन रीचेज द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर इन अ टाइम T1 इफ द एलिवेटर इज स्टेशनरी। जब एलिवेटर स्टेशनरी था तो कॉइन को नीचे पहुंचने में T1 का टाइम लगा। एंड इन टाइम T2 इफ इट इज यूनिफॉर्मली मूविंग, है ना, मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं है, जो किसी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा था तो T2 लगा। तो आपको T1 T2 में बताना है रिलेशन, तो अभी तो आप पढ़ ही चुके हो। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो दोनों इनर्शियल हो गए फ्रेम, तो सेम ही टाइम लगेगा। ठीक है, कोई सूडो फोर्स आएगा नहीं तो सेम टाइम लगेगा। A free uranium-238 nucleus kept in a train. ओके, ठीक है, सपोज करिए यूरेनियम का न्यूक्लियस है। द ट्रेन इज स्टेशनरी, अ न्यूक्लियस डिकेज एंड अ पैसेंजर मेजर्स। पैसेंजर बोला है तो पैसेंजर ऑब्वियसली ट्रेन में ही होगा। ठीक है, पैसेंजर मेजर्स, अभी ये स्टेशनरी है ट्रेन। ठीक है, ठीक है, बोल रहा है मेजर द सेपरेशन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द रिकॉइलिंग न्यूक्लियस बिकम्स x एट अ टाइम t आफ्टर डीके। मतलब यूरेनियम ब्रेक होता है अल्फा और जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इसमें से ब्रेक होगा, फिर कोई न्यूक्लियस बच जाएगा। तो ये कह रहा है इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है और ये रिकॉइल होता है न्यूक्लियस, तो इनके बीच की सेपरेशन बिकम्स x एट अ टाइम t। v हो गया तुम्हारा x बाई टी, रिलेटिव दोनों के बीच की। फिर कह रहा है द डिके टेक्स प्लेस व्हाइल द ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड रिकॉइलिंग टाइम टी आफ्टर द डिके एज मेजर्ड बाय पैसेंजर। भाई इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि शुरू में ट्रेन स्टेशनरी थी तो न्यूक्लियस, आपका यूरेनियम जो न्यूक्लियस था वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है और न्यूक्लियस इधर रिकॉइल करता है। ठीक, यही बोला है, और बोला है कि उनके बीच की सेपरेशन टी टाइम के बाद x रहती है। ठीक है, इसके बाद अब कह रहा है ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। देखिए एक्सेलरेशन जीरो है स्टिल, ये अभी भी जीरो होगा। ठीक है, तो जब v वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो भी पैसेंजर अंदर बैठा है, तो भी इनर्शियल फ्रेम है। पहले भी इनर्शियल फ्रेम था, बाद में भी इनर्शियल फ्रेम है। तो फिर कह रहा है कि उनके बीच की सेपरेशन टी टाइम के बाद कितनी होगी, ऑब्वियसली एक्स ही होगी, राइट, क्योंकि बाद में भी फ्रेम इनर्शियल है। अगर एक्सेलरेशन होता तब चेंज हो जाता। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं इनिशियली द फ्रेम इज इनर्शियल आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो फ्रेम इज इनर्शियल। अच्छा, मान लो दिया होता कि ट्रेन एक्सेलरेशन से चल रही है, तो दोनों एंड ऑब्जर्वर ट्रेन में ही है, इज इनसाइड ट्रेन, इसलिए इसका आंसर एक्स हो जाएगा। अब सपोज करिए इस चीज को ध्यान दीजिए कि मान लीजिए किसी एक्सेलरेशन से ट्रेन चल रही है। ठीक है, किसी एक्सेलरेशन से ट्रेन चल रही है, तब क्या होगा। तो तब आप सोचो अगर किसी एक्सेलरेशन से चल रही होती तो ये यूरेनियम न्यूक्लियस था, ये ऑब्जर्वर था। अब मानो ये ए से चल रही है या ए नॉट से बोलो, तो एक ये अल्फा पार्टिकल इधर जाता, यूरेनियम न्यूक्लियस इधर जाता। तो ये जो दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, ये दोनों पे एक सूडो फोर्स लगाता पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगाता, इस पे भी m1 ए नॉट लगता और इस पे
पीछे की तरफ m2 a0 लगता, ठीक है। दोनों पे एक सूडो फोर्स लग रहा होता, मतलब दोनों पे एक एक्सिलरेशन एक्ट होता a0 का पीछे की तरफ, है ना। यही तो मतलब हुआ, दोनों पे एक एक्सिलरेशन लगता पीछे की तरफ, इस पे भी a0 का, इस पे भी a0 का। अभी भी इनके बीच का रिलेटिव एक्सिलरेशन जीरो होता, ऑब्जर्वर को इनके बीच का रिलेटिव एक्सिलरेशन जीरो दिखता, और तब भी इसका आंसर x आता, ठीक है, तब भी इसका आंसर x आता। तो ये ध्यान देना है आपको, भले ही सूडो फोर्स लगता, सूडो फोर्स की वजह से दोनों का एक्सिलरेशन सेम होता पीछे की तरफ, ठीक है, और वो रिलेटिव एक्सिलरेशन इनके बीच का जीरो हो जाता, तो अगेन उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी सेम ही रहती, ठीक है। तो x आंसर फिर भी आ जाता सेकंड केस में भी। रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ, अभी ऑब्जेक्टिव 2 है तो इसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। पहला कह रहा है रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन। देखो इसका आंसर शायद कुछ मे बी इसमें क्या दिया है, मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, क्योंकि अर्थ को एक इनिशियल फ्रेम हम लोग मानते हैं, ठीक है, अर्थ को इनर्शियल फ्रेम माना जाता है, तो अर्थ से जो कोई फ्रेम अटैच है ऑब्वियसली वो भी इनर्शियल होगा। cannot be an inertial frame because earth is revolving around the sun, is an inertial frame because Newton's laws are applicable in this frame, yes, cannot be an inertial frame because earth is rotating, ये मेरे हिसाब से तो ए और सी होना चाहिए इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट एज सीन इन अ फ्रेम, ठीक है, एक फ्रेम से हमने देखा कि पार्टिकल रेस्ट पे है, वी कैन कंक्लूड दैट, तो कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पे रहता था उसके दो केस हम लोगों ने पढ़े थे डेफिनेशन में स्टार्टिंग, या तो इनर्शियल है और नेट फोर्स उस पर ज़ीरो है, और या तो फ्रेम नॉन इनर्शियल है और नेट फोर्स नॉन ज़ीरो है, यही दो केस तो थे, राइट। नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन क्या होती थी कि जब नेट फोर्स नॉन ज़ीरो होते हुए भी पार्टिकल रेस्ट पे रहता था, और इनर्शियल का तो आप जानते हो तभी रेस्ट पे होगा जब नेट फोर्स जीरो होगा। ये वाली कंडीशंस चेक कर लीजिए, द फ्रेम इज इनर्शियल, रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल इज जीरो, फ्रेम में बी इनर्शियल, अब आपको देखना है, द फ्रेम इज इनर्शियल गलत होगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि इनर्शियल है, ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल इज जीरो, ये भी गलत है, ये तब जब फ्रेम इनर्शियल हो। द फ्रेम में बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल इज जीरो, तो ये सही हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी इससे। डी कह रहा है द फ्रेम में बी नॉन इनर्शियल बट देर इज अ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, ये वाली कंडीशन, तो सी और डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं ए पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम S1 मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा एंड मूविंग विथ जब S1 से देखा तो पार्टिकल रेस्ट पे दिखा, S1 के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है पार्टिकल, पार्टिकल एट रेस्ट, और S2 के रेफरेंस में देखा तो पार्टिकल विथ वेलोसिटी v, ठीक है। A particle is found to be at rest when seen from a frame S1 moving with a constant velocity when seen from another frame S2, ठीक है। जब S2 के रिस्पेक्ट में देखा तो v वेलोसिटी से चल रहा था, तो आप देखो दोनों ही फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, तो S1 और S2 के बीच में कोई एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, तो S1 and S2 have relative acceleration is equal to 0, क्योंकि S1 के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, S2 के रिस्पेक्ट में किसी v वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में एक्सिलरेटेड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब S1 और S2 के बीच में कोई रिलेटिव एक्सिलरेशन नहीं होगा। तो अगर तो रिलेटिव एक्सिलरेशन नहीं होगा तो या तो दोनों इनर्शियल होंगे या दोनों नॉन इनर्शियल होंगे, यही तो केस हो सकता है, ठीक है, तभी तो दोनों के बीच में कोई एक्सिलरेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल या बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, तो ए और बी हो सकता है इसका आंसर, उल्टा कभी नहीं हो सकता, एक इनर्शियल दूसरा नॉन इनर्शियल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर एक इनर्शियल दूसरा नॉन इनर्शियल होगा तो एक के रिस्पेक्ट में आपको एक्सिलरेटेड दिखेगा वो पार्टिकल, ठीक है, तो ऐसा केस नहीं है, हमारे दोनों ही केस में उसमें एक्सिलरेशन जीरो है पार्टिकल का।
पार्टिकल एट रेस्ट एक्सेलरेशन 0, पार्टिकल विद वेलोसिटी v एक्सेलरेशन 0। तो इसलिए या तो दोनों फ्रेम इनर्शियल होंगे या दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल होंगे। Figure 5q3 shows the displacement of a particle going along the x-axis as a function of time t. The force acting on the particle is 0 in the region. ये तो बड़ा आसान है यार, ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स dx बाई dt क्या होता था हमारा वेलोसिटी, d2x बाई dt स्क्वायर क्या होता था एक्सीलरेशन, फोर्स क्या होता था ma, तो फोर्स हो जाएगा m d2x बाई dt स्क्वायर, ये ज़ीरो है तो d2x बाई dt स्क्वायर अगर ज़ीरो है तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ए बी और सी डी आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिगर 5q4 शोज अ हैवी ब्लॉक, हैवी ब्लॉक बोल रहा है, ठीक है, कैपिटल M, केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, आपका फ्रिक्शनलेस है, एंड बीइंग पुल्ड बाय टू रोप्स ऑफ इक्वल मास m, ठीक है, दोनों के इक्वल मास m, रोप जो लगी है उसका मास दिया है, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 द फोर्स ऑन द लेफ्ट रोप इज विदड्रॉन, इसको विदड्रॉ कर दिया जाता है, but the force on the right end continues to act. Let F1 and F2 be the magnitude of forces by right rope and left rope on the block respectively. F1 and F2 be the magnitude of forces by the right rope and the left rope on the block। अच्छा, F1 इधर लग रहा होगा, F2 इधर लग रहा होगा, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F और T लेस देन 0, मतलब ये फोर्स हटाने से पहले t इक्वल टू 0 का टाइम है when force F on left rope is withdrawn, ठीक है। तो आपने इस फोर्स को t इज इक्वल टू 0 पे विथड्रॉ कर लिया, तो जब विथड्रॉ नहीं किया था तब क्या होगा, दोनों साइड से फोर्स F लग रहा है, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब F1 F2 में रिलेशन पता कर लेना है। अब क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ईच कंपोनेंट भी इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अगर आप इसको एक यूनिफॉर्म ऐसा मान लो तो इस पे F इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, तो रेस्ट पे हो जाएगा सिस्टम, समेशन F इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब समेशन F पूरे पे 0 है तो इंडिविजुअली भी सब पे समेशन F 0 होगा, तो ये आप FBD इंडिविजुअल बनाना जानते हो। अगर इस पे F लग रहा है तो इधर भी F लग रहा होगा। फिर ब्लॉक पे आते हैं, ब्लॉक इस पे इधर F लगा रहा है तो ये ब्लॉक पे F लगाएगा, इसी F की वैल्यू F1 बोला है। अच्छा, अब ये रोप इस पे क्या करेगा, F लगा रहा होगा, ठीक है, ठीक है, और इसकी वैल्यू F2 बोला है, और ये रोप पे F लगाएगा आगे और रोप पे हम लगा रहे हैं F। F1 F2 की वैल्यू F आ जाएगी फॉर लेस देन T लेस देन 0। T इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये लेफ्ट वाला फोर्स हट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा कि इस पे F लग रहा है। अब तो पूरा सिस्टम ट्रांसलेट करेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन है, F1 इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F प्लस mg, T लेस देन 0 तो गलत हो गया, T लेस देन 0 के लिए सही है। F1 इज इक्वल टू F, F2 इज इक्वल टू F और T ग्रेटर देन 0 नहीं, गलत है। F1 इज लेस देन F, F2 इज इक्वल टू F, F1 की वैल्यू लेस देन F बोल रहे हैं, F2 की वैल्यू F बोली, ये भी गलत है। तो इसमें खाली एक ही ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट, ए वाला, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम ट्रांसलेट करेगा ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ, ठीक है। ये देखो एलिवेटर का क्वेश्चन जो हम लोगों ने अपने लेक्चर में किया था। द फोर्स एक्सर्टेड बाई फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। एलिवेटर का फ्लोर जो है
ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन, ये आपका एलिवेटर है, इस पे पर्सन है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये पूछ रहा है कि वेट से ज़्यादा कब होगा, n की वैल्यू mg से ज़्यादा कब होगी। कब होगी n की वैल्यू mg से ज़्यादा? नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। जब इस पे n ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा और ma नॉट भी नीचे लग रहा होगा। ma नॉट कब नीचे लगेगा? जब एक्सेलरेशन आपका सिस्टम का ऊपर की तरफ होगा, जब a नॉट की डायरेक्शन होगी, तभी तो ma नॉट नीचे आएगा और तब नॉर्मल की रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस ma नॉट, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों ने देखा था, जब एक्सेलरेशन ऊपर हो। तो एक्सेलरेशन कब ऊपर हो सकता है? या तो ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ती जा रही है, गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, ठीक है, या नीचे जा रहा हो और स्पीड कम होती जा रही है ना, मतलब डिसलरेट कर रहा है नीचे की तरफ, मतलब इफेक्टिवली एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, ये भी हो सकता है। चारों केस हम लोगों ने पढ़े थे, याद है लेक्चर में, वही उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिवेटर। ये आपका एलिवेटर है और ये जिस केबल से सपोर्टेड है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिवेटर, ये इसका W है, इसमें टेंशन T की वैल्यू W है, ओके। फिर कह रहे हैं कि एलिवेटर में भी गोइंग अप गोइंग डाउन, चार क्वेश्चन, चार इंक्रीजिंग स्पीड डिक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। तो वंस अगेन इस पे T लगेगा और T की वैल्यू आपकी mg दे रखी है या T की वैल्यू W दे रखी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई सूडो फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई सूडो फोर्स नहीं लग रहा है, कोई सूडो फोर्स नहीं लग रहा है, तभी तो ma नॉट का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है, तभी तो T की वैल्यू mg के बराबर आ रही है, ठीक है। तो सूडो फोर्स कब नहीं लगेगा? जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर 2 हो सकता है, गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड, गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, तभी इस केबल में टेंशन की वैल्यू इस mg के बराबर आएगी। जब ऊपर जा रहा होगा तो एक सूडो फोर्स नीचे लगेगा तो टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ऊपर की जगह नीचे जा रहा होगा किसी एक्सीलरेशन से, तब सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। इफ n ग्रेटर देन 0, मतलब a ऊपर की तरफ है और पॉजिटिव है, देन t विल बी लेस देन w, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बार t ऊपर होगा, w नीचे होगा और ma आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर a अगर नीचे की तरफ होगा और ग्रेटर देन 0 होगा तो t आपका ग्रेटर देन w हो जाएगा। इस केस में ये w है, ये ma है और ये t है आपका, ठीक है। ये बेसिक FBD आप बना सकते हो, अभी आप सबको आना चाहिए इतना। A particle is observed from two frames S1 and S2, दो फ्रेम से ऑब्जर्व किया, ठीक है। The frame S2 moves with respect to S1 with an acceleration a, ठीक है। S2 और S1 के बीच का एक्सीलरेशन a है, ठीक। Let F1 and F2 be the pseudo forces on the particle when seen from S1 and S2। अच्छा, क्योंकि S1 और S2 के बीच का एक्सीलरेशन है इसलिए दोनों इनर्शियल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में एक एक्सीलरेशन है। तो ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो जाती है कि दोनों इनर्शियल फ्रेम है। अब कह रहा है कि F1 F2 बी द फोर्सेज सूडो फोर्सेज ऑन द पार्टिकल व्हेन सीन फ्रॉम S1 एंड S2, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल, कि F1 की वैल्यू 0 और F2 की वैल्यू नॉट 0 है। ये हो सकता है, करेक्ट। F2 एक नॉन जीरो है, दूसरा जीरो, ये भी हो सकता है। दोनों नॉन जीरो, ये भी हो सकता है। डी जो ऑप्शन दिख रहा है कि दोनों जीरो है, ये नहीं हो सकता। इसको होने का मतलब है या तो दोनों इनर्शियल होंगे या दोनों नॉन इनर्शियल होंगे, ठीक है।
क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन है। तो दोनों इनर्शियल हो ही नहीं सकते क्योंकि इनके बीच रिलेटिव एक्सीलरेशन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, डी। ये नहीं हो सकता कि दोनों, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप, सिंस both the frames cannot be inertial simultaneously, दोनों इनर्शियल नहीं हो सकते, ठीक है। हेंस ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, F1 की वैल्यू भी 0 हो और F2 की वैल्यू भी 0 हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं अ पर्सन सेज दैट, अच्छा इसमें एक और चीज लिखा है कि F1 F2 विद द सूडो फोर्सेज ऑन पार्टिकल, तो जब दोनों 0 हो गया है ना, दोनों 0 हो गया तो दोनों एक ही केस में 0 हो सकते, दोनों 0 है, सूडो फोर्सेज दोनों 0 हैं। तो सूडो फोर्स कब 0 होगा, जब एक्सीलरेशन दोनों का 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों फ्रेम्स आपके इनर्शियल हो गए, तो वो आपका ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दिया है, तो इनर्शियल वाला ही इस पे सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, पर्सन सेज दैट ही मेजर्ड द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल टू बी नॉन जीरो व्हाइल नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये किसकी डेफिनेशन होती थी, नॉन इनर्शियल की, कि नेट फोर्स 0 है फिर भी एक्सीलरेशन नॉन जीरो है। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, ही माइट हैव यूज्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। बस यहीं तक खत्म हो जाता है शायद, और आया नहीं क्या इसमें, आई डोंट नो कितने क्वेश्चन थे इसमें। चलो ठीक है, आगे अगर कोई क्वेश्चन बचा होगा तो आप लोग इसे कर लेना खुद से, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलो, ओवर एंड आउट।